Keep on Studying channel. My name is Kajal Singh and today we are going to read about class 10 social science subject chapter 1st, Rise of Nationalism in Europe. So in the last video we had read about the hunger, hardship and popular revolt, and in today's video we will try to understand in detail about the revolution of liberals. यानी कि 1848 में यूरोप की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बिगड़ चुका था। फसल ख़राब होने की वजह से जो फूड प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और लोगों को भोजन के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो इसके लिए जो नॉर्मल पीपल थे यानी कि जो पुअर पीपल थे वो तो रिवॉल्यूशन कर ही रहे थे, साथ में जो मिडिल क्लास लोग थे, जो लिबरल्स थे, उन्होंने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया और इसी रिवॉल्यूशन को कहा गया द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इसमें मिडिल क्लास के जो लोग थे वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे जिनको हर एक बात की खबर रहती थी, उन्होंने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। उनकी केवल एक ही मांग थी कि उनकी कंट्री का यूनिफिकेशन किया जाए, यानी कि उनके देश को एक कर दिया जाए, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी मांग थी कि उनकी कंट्री में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और इसके लिए भी पार्लियामेंट भी बनाना चाहते थे जिसमें जो लोग हो वो उनके द्वारा चुनकर बैठाए गए हों, जो डिसीजन हो वो सारे लोगों के द्वारा लिया जाए। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी का एक सिटी फ्रैंकफर्ट सिटी है, वहाँ से कुछ मिडिल क्लास लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं, सर्कल जर्मनी असेंबली बनाते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 831 लोग होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं और वो कंट्री का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो वहाँ के जो किंग थे फ्रेडरिक विल्हेम, तो उनसे कहा जाता है कि आप अपनी गद्दी पर बैठे रहिए, आप एज अ किंग रहिए, लेकिन आपका जो वर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जो वहाँ के किंग थे उनको ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, तो वो अपने आसपास के किंग की मदद लिए और इस असेंबली को ही भंग करा दिए। क्योंकि यह असेंबली था वो आसानी से भंग हो गया क्योंकि ये मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा बनाया गया था जो कि ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। तो ये जो कंजर्वेटिव्स में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि स्टार्टिंग से ही यूरोप में मोनार्की सिस्टम रहा है, उसके बाद इसको हटाने के लिए रिवॉल्यूशन किया गया, फिर रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया, वापस से मोनार्की आया, तो ऐसे ही चलता रहा है, यह कब तक चलेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आएंगे, यानी कि नेशन को वो खुद ही इस्टेब्लिश करेंगे, वो अपने हिसाब से नेशन बनाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है जर्मनी से। उस समय क्या था कि जो जर्मनी था वो 39 स्टेट का कॉन्फेडरल था। कॉन्फेडरल उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं वो आपस में मिलते हैं, अपनी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, तो उससे कॉन्फेडरल बनता है। तो उस समय 39 स्टेट एज अ कॉन्फेडरल था जर्मनी में। तो उस समय जो सबसे ताकतवर था वो था पर्शिया, और जो पर्शिया के सीएम थे वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और इसके लिए उन्हें 7 इयर्स तक वॉर करना पड़ा, और जर्मनी के यूनिफिकेशन करने में उनको 7 इयर्स तक वॉर करना पड़ा अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। उस समय क्या था कि जर्मनी का ज्यादातर जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया में था, इस वजह से उनको वॉर करना पड़ा और फाइनली जो जीत होती है वो ऑटो वन बिस्मार्क की होती है। और जब जर्मनी जो है एक नेशन स्टेट बन जाता है तो विलियम फर्स्ट को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। हम बात करते हैं इटली की यूनिफिकेशन की। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो उस समय इटली जो था वो 7 अलग अलग कंट्री में डिवाइड था और नॉर्थन पार्ट में जो है वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का वो राज था और मिडिल पार्ट में पोप्स का राज था, यानी कि पोप्स उसे कहते हैं जो क्रिश्चियंस के गुरु होते हैं, उन्हें हम पोप्स कहते हैं। तो मिडिल पार्ट में पॉप्स ही अपना शासन चलाते थे और साउथर्न जो पार्ट था वहां पर स्पेन्स के बर्बन डायनेस्टी का शासन चलता था। तो अब क्या होता है कि उनमें से एक सार्डिनिया पिडमाउंट पर उस समय इटली रॉयल फैमिली का शासन था और वहाँ के जो किंग थे वो इमैनुअल सेकंड थे और उनके जो सीएम थे वो कैवर थे। तो वहाँ के जो किंग है उन्होंने सीएम को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जो है वो नॉर्थन इटली को वो आज़ादी दिलवाएं। तो जो कैवर थे वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने फ्रांस की मदद से 1848 में नॉर्दर्न इटली को जो है वो आज़ाद कर दिया। अब जब नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट था वो जब आज़ाद हो गया तब बात करते हैं साउथर्न इटली पर। तो उस समय वहाँ एक बहुत ही बड़े रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था जोसेफ गैरिबाल्डी।
तो उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और वहाँ के लोकल पीपल के हेल्प से साउथर्न इटली को भी आज़ादी मिल गई। जब नॉर्दर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट जो है वो आज़ाद हो गया, तो जो मिडिल क्लास था वहाँ पर पॉप्स का शासन था, तो उन्होंने क्या किया, खुद को सरेंडर बोल दिया। वो जो है वॉर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस तरह पूरे इटली का यूनिफिकेशन हुआ और वहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड को बनाया गया। इस तरह से हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देख लिया। नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन की जो कहानी थी वो इटली और जर्मनी से बिल्कुल हट कर थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में जो है अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश बोलने वाले, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। तो उस समय क्या था कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो स्कॉटलैंड जाते हैं और वहाँ पर यूनियन एक्ट बनता है और उसके तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरह से इंग्लैंड में जो है वो स्कॉटलैंड भी आकर मिल जाता है। अब बात हुई आयरिश के, आयरलैंड की। तो वहाँ पर उस समय आयरलैंड में दो टाइप के लोग रहते थे, पहले प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। तो जो प्रोटेस्टेंट जो लोग थे वो इंग्लैंड के सपोर्ट में थे, वो इंग्लैंड में मिलना चाहते थे, लेकिन जो कैथोलिक थे वो अगेंस्ट टू इंग्लैंड थे और वहाँ पर उल्फटोन ने जो है वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रहा और इस तरह से आयरलैंड भी इंग्लैंड का पार्ट बन गया। नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द विजन ऑफ द नेशन। 18th और 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन के पर्सोनिफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसे ही सॉल्व कर दिया। उन्होंने क्या किया कि नेशन को एज अ फीमेल फिगर के थ्रू पर्सोनिफिकेशन किया और ये जो फीमेल है वो रियल में जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, बस बस मान लिया जाता है कि ये कोई फीमेल है। जैसे कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया, भारत को जो है वो भारत माता के रूप में देखा जाता है, उसको भारत माता के रूप में पर्सोनिफिकेशन मिला है। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में क्रिश्चियन लेडी मैरियाना और जर्मनी में जो है वो एल्गोरी। तो ये रहा विजन ऑफ नेशन। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। सो इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि हम अपने इम्पेयर को जो है बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड कर दें। अब हम बात करते हैं बाल्कन की। तो उस समय जो बाल्कन है वो साउथर्न ईस्ट पार्ट होता है यूरोप का और बाल्कन में बहुत ही छोटे छोटे देश यानी कि मैकेडोनिया, रोमानिया, बल्गोरिया, ये बहुत सारे छोटे छोटे देश होते हैं और ये मिलकर बाल्कन बनाते हैं। तो बाल्कन में उस समय ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। तो 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का शासन कमजोर पड़ जाता है, तो सारे जो कंट्री हैं बाल्कन के वो खुद को आज़ाद मान लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो यूरोप के नेशन स्टेट बन चुके होते हैं, जो कंट्री जैसे कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, उनकी नज़र बाल्कन के कंट्रीज़ पर पड़ती है। और बिकॉज इसलिए भी पड़ती हैं क्योंकि ये जो कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी, काफ़ी मात्रा में रिसोर्सेज थी। तो इसलिए सारे कंट्रीज जो है, नेशन स्टेट जो बन चुके हैं, वो आपस में वॉर करने लगते हैं बाल्कन की कंट्रीज पर कब्जा करने के लिए। तो ये रहा द नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म। So in today's video, we have finished the class 10th chapter, first rise of nationalism in Europe. To understand this chapter well, you have to watch all the videos related to this chapter. We have put all the videos related to this chapter on Keep On Studying channel. So that's all for this video. Thank you.